एक बड़ी मशहूर पंजाबी फिल्म है। मैं वैसे भी पंजाबी फिल्में शौक से देखता हूँ। इंडिया की बात कर रहा हूँ, जो सिख बरादरी की होती हैं। वहां पे औरतें लड़ रही होती हैं और एक दूसरे को ताने दे रही होती हैं। जिस तरह माशाल्लाह औरतों का काम होता है, ऊपर से पुलिस आ जाती है तो वो चीख रही होती है पुलिस को नजरअंदाज करके। तो अफसर कहता है असिस्टेंट को कि यार तुम्हें कोई समझ आ रही है? तो जो असिस्टेंट होता है वो कहता है सर समझ तो नहीं आ रही, लेकिन मजा बड़ा आ रहा है। ये हाल है आजकल नून लीग और पीपल्स पार्टी की खवातीन का। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, मजा बड़ा आ रहा है। ज्यादातर के घर टूटे हुए हैं, एक एक दो दो दफा तजर्बाकार हैं। मसलन कल पलवशा खान, ये सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी की, इन्होंने कहा कि अगर कश्मीर में धांधली की गई तो हुकूमत के नेफे में पिस्तौल चल जाएगा। अब आपको पता नहीं होगा, लाजमी पता नहीं होगा कि पलवशा खान साबिक DG ISI, बड़े मशहूर और मारूफ जहीरुल इस्लाम अब्बासी की साबका एहलिया हैं। तो पलवशा खान को नेफे का भी पता है, पलवशा खान को पिस्तौल चलने का भी पता है। जाहिर है DG ISI की साबका एहलिया हैं। बहरहाल ये बड़ा मजा आ रहा है कि जी पंजाब इस तरह है और सिंध इस तरह है। और इमरान खान से पूछा गया था कि जी इनमें से कौन ठीक कह रहा है, तो खान साहब ने कहा था कि दोनों सच बोल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यावी है, जो आपकी मोहब्बतों का ममनून है, मशकूर है, और खासकर अपने उन बुजुर्गों का, अपने उन भाइयों का, अपनी उन बहनों का जो चैनल को सपोर्ट करते हैं, जो मेरे स्पॉन्सर हैं और जो वेटरन्स की जो है ना सूरत अख्तियार कर गए हैं। इस दौर में आपको पता है कि बगैर किसी रिश्ते और बगैर किसी वजह से स्पॉन्सर कर देना, एक तो मेरी कोई अहमियत नहीं है, ये खान साहब का जादू है जो सर चढ़ के बोल रहा है। खान साहब के मुहिब हैं, मोहब्बत करने वाले हैं जो मुझे स्पॉन्सर करते हैं, और मैं आपके सामने बैठ के कुछ ना कुछ अपना तजिया या आपको वाकयात सुनाता रहता हूं। उन सबको अल्लाह पाक सलामत रखे और उनको कायम रखे और उनके दस्तरखान को वसी करे। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को, पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हो गई है जी 11 अगस्त 2026 और दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मंगल का, क्योंकि इमरान खान से आज मुलाकात का दिन है। जब मैं पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूं तो इस वक्त पाकिस्तान में सुबह के 8:30 बज रहे हैं। आज आपसे तारुफ करूंगा बख्त खान का। जनरल बख्त खान कौन थे? आपने नाम सुना या नहीं सुना? उस शख्स ने क्या किया? तन तनहा उसने पूरी रियासत का बोझ अपने कंधों पर उठाया, और आपने कंपैरिजन ड्रा करना है जनरल बख्त खान और इमरान में, दोनों के नाम के साथ खान लगता है, ये आपके सामने रखूंगा। फिर खामोशी से नए वजीर आजम का ऐलान कर दिया गया है, पोस्टर लग गए हैं, कौमी असम्बली की एक सीट खाली हो गई है, ये वकूआ आपको बताऊंगा। तीसरा वकूआ कैद आजम की खराब एम्बुलेंस हुई थी 1948 में और बात पहुंच गई 2026 तक। ये क्या माजरा है, ये आपके सामने रखूंगा। फिर जब तुम्हारा कायद कैद था, तुम कहां थे? तुम क्या कर रहे थे? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये फरजान थे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के, ये करबला में मौजूद थे और इन्होंने सारा वकूआ अपनी आंखों से देखा। और अजीब बात यह है कि वाक़या करबला से 30 साल बाद या 32 साल बाद, यानी मुख्तलिफ किताबों में है कि वो जिंदा रहे। अब अंदाजा करें कि वाक़या करबला अपने भाई, अपने भतीजे, बाप, चच्चे, और फिर इतना जिंदा रहना, ये बड़ी आजमाइश है। तो वो कहा करते थे कि करबला में जो हुआ सो हुआ, हर किसी को पता है। लेकिन जो कूफा वालों की खामोशी थी ना, बल्कि तमाम तरफ खामोशी थी। यानी आप देखें ना, 72 अफराद थे
72, तकरीबन सारी किताबें 72 लिखती हैं। हो सकता है कोई एक दो ऊपर नीचे हो, लेकिन 72 अफराद तकरीबन सारे बोलते हैं कि जो करबला में थे, तो उस वक्त क्या 72 मुसलमान थे? मदीना, कूफा, बसरा, मक्का और इर्द गिर्द शाम तक हर तरफ, यानी आप अंदाजा करें कि अशरा मुबशरा में जो साद बिन नबी वक्कास थे, फातेह ईरान, जब यजीद को नॉमिनेट किया गया तो वो भी जिंदा थे, वो भी हयात थे, साद बिन नबी वक्कास भी हयात थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कई बदरी मुजाहिद हयात थे, अब खुद अंदाजा कर लें। तो उन्होंने कहा कि कूफा वालों की जो खामोशी थी ना, उसने चीर डाला, उसने दिल जख्मी कर दिया। तो जब तुम्हारा कैद था तो तुम कहां थे, ये आज जो है वो एक आपके सामने रखना है। लेकिन सबसे पहले हम जिक्र करेंगे मंगल का। आज पीटीआई ने ऐलान कर रखा है कि अगर मुलाकात नहीं होती तो वो धरना देंगे और हर चौक को डी चौक बनाएंगे। ये खाली जुबानी कलामी है या इस पे अमल भी होगा? क्योंकि इमरान खान को इन्हीं बड़कों में और इन्हीं बयानों के दरमियान अब हो चले हैं 3 साल से ज्यादा। अब कोई कहे कि उनकी सेहत के बारे में खबरें ठीक हैं या गलत हैं, कोई ज़े शऊर बंदा मुझे बता दे, ज़े शऊर, कि एक बंदा कैद तन्हाई में है, इस मौसम में उसके पास एसी नहीं है, हालांकि जाहिर है वो पर्सनैलिटी है, साफ पानी नहीं है, घर का खाना नहीं है। हालांकि वो ऐसा बंदा है, ज़िया शाहिद साहब वाक़या लिखते हैं, ज़िया शाहिद साहब कहते हैं कि मेरे पास ऑफिस में आए खान साहब, तो 18 पे एसी चल रहा था और बहुत ही ठंडा था कमरा। तो कहते हैं आते ही इमरान खान ने एसी बंद कर दिया, आते ही, और मुझे कहा कि इतनी ठंड में न बैठा करो, बाहर गर्मी है, तुम इतनी ठंड में बैठे हो, तुम बीमार हो जाओगे। ये ज़िया शाहिद ने लिखा है अपनी किताब में कि जब भी वो आते पहले एसी बंद करते थे। वो इस किस्म का बंदा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता इंसान पे। ये मेरे है ना, बच्चे चले जाते हैं जो है वो यूनिवर्सिटीज और कॉलेज, घर वाली किसी काम के लिए कहती है कि मैं 1 घंटे के लिए जा रही हूं किसी की आदत या कहीं पे, 2 घंटे के लिए। कल भी इस तरह का वाक़या हुआ, अस्पताल जाना पड़ा। यकीन करें वो 2-3 घंटे मेरे लिए अजाब बन जाते हैं कि अब चाय किसको कहूं, मुझे चाय कौन देगा, क्योंकि चाय मेरी जो है ना धरी रहती है पक्की उस पे चूल्हे पे, और वो मुझे डाल डाल के थोड़ी थोड़ी देते रहते हैं। एक सानू चा पसंदे, दूजा तेरा ना पसंदे। हमारी तो भाई वो हालत है। वो शख्स 3 साल से, तो क्या उस पर असर नहीं हुआ होगा? वो लोहे का है, वो टर्मिनेटर है, उस पर असर नहीं हुआ होगा तन्हाई का। सोचें, ज़हन में वसवसे, ख्यालात, फिर कम ज़र्फ और कमी कमीनों से वास्ता, कमी कमीनों से जिनका कोई खानदानी बैकग्राउंड नहीं है। अभी मैं आपको बख्त खान की स्टोरी सुनाऊंगा ना कि खानदानी बैकग्राउंड क्या होता है, उनके साथ वास्ता है। तो क्या इमरान खान पे असर नहीं हुआ होगा? हुआ होगा। इमरान खान कमजोर हुए होंगे, इमरान खान की झुर्रियां बड़ी होंगी, कोई कुछ भी कहे। हाँ, ये अलहदा बात है, वो एथलीट हैं, वो इतनी वर्जिश करते हैं। ज़िया शाहिद लिखते हैं कि वो इतनी वर्जिश करता है कि बंदा कानों को हाथ लगाता है, इतनी वर्जिश करता है वो। ये एक अलहदा बात है, लेकिन उन पे असर हुआ होगा। बहरहाल आज मंगल है, इमरान खान की बहनें जाएंगी वहां पे, पीटीआई क्या करती है, नीमा खान क्या करती हैं, ये खबरें भी आ रही हैं कि मुलाकात की गारंटी जो है ना वो दिलवा दी गई है कि आपकी मुलाकात होगी, क्योंकि एहतजाज का जो है ना वो पीटीआई ने ऐलान कर रखा है। हमारी दुआ ये है
कि ये जो मुलाकात है ये इमरान खान से उनकी बहनों की हो जाए और वो बाहर आकर लोगों को तसल्ली दें कि जो है ना वो अंदर असल मामला क्या है। रजा रूमी साहब ये हैं तो सिस्टम के पालशी हैं, लेकिन अब जो सिस्टम के पालशी हैं, जो पालतू हैं, वो भी थक गए हैं। वो फरमाते हैं कि हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को पहले दिन से ये जो चुनाव है ना, ये जो इलेक्शन है, इससे एलर्जी है। ये बिल्कुल इलेक्शन को पसंद नहीं करते। इन्होंने इसी इलेक्शन को पसंद न करते हुए, इलेक्शन के रिजल्ट्स को पसंद न करते हुए पाकिस्तान तोड़ दिया। अच्छा, कहा जाता है कि जनरल याहिया ने बड़े फेयर इलेक्शन कराए। मैं आपको बताता हूं, मेजर जनरल थे गुलाम उमर, असद उमर और जुबैर उमर के बाप। 6 करोड़ रुपया उस दौर में 1971 कितने पैसे बनेंगे अब, वहां सनतकारों से लिया गया 6 करोड़ रुपया, गुलाम उमर को दिया गया, मेजर जनरल को, कि मुजीब को हरवाना है, भाषानी और दूसरों को जितवाना है। वो तो खुदा का करना ऐसा हुआ कि 6 करोड़ खली वली हो गया, जिस तरह ये करते हैं। पोलिंग ठीक हो गई, वोट मुजीब को पड़ गया और उसने झाड़ू फेर दिया। 12 इन्होंने कोशिश की थी और किताबों में है कि याहिया ने गुलाम उमर को गालियां भी दी थी कि वो 6 करोड़ रुपए किधर है जो तुम्हें दिया था, सारी सीटें अवामी लीग जीत गई है। तो रजा रूमी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ना इनको लोगों की राय से कोई मतलब है, ना ये लोगों की राय का एहतराम करते हैं और ना इनको इलेक्शन पसंद है। हम चलते हैं तीसरी खबर पे। कल एक मौजज़ा होता है, मौजज़ा ये होता है कि हर टीवी स्क्रीन पर सुहेल आफरीदी बैठा होता है हामिद मीर के पास। मुझे तो वैसे भी इतराज है कि ये जो पीटीआई वाले इन चैनलों पे जाते हैं, इनकी रेटिंग बढ़ती है, इनको पैसे मिलते हैं। कल सारे सुहेल आफरीदी के कदमों में पड़े हुए थे और सुहेल आफरीदी, मैं तो टीवी देखता नहीं खैर, लेकिन जाहिर है क्लिप्स आ जाते हैं इस पे सोशल मीडिया पे, तो ये जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को एक्सीलेटर देने के लिए, उनसे बातें मनवाने के लिए, नए सूबे, क्योंकि ये ब्लैकमेलर हैं, ये इब्लीस की मजलिस शूरा है। इस तरह ये पाकिस्तान की तरक्की के बारे में सोचते ना तो पता नहीं पाकिस्तान कहां पे पहुंच जाता। लेकिन ये इविल जीनियस हैं, ये मैंने कहा ना इब्लीस हैं। इब्लीस जो बात मान लेता अल्लाह पाक की, बस बात खत्म। लेकिन उसने बात न सिर्फ बात नहीं मानी बल्कि उस पर डट गया। यही हाल हमारे जर्नैलों का है, एक बात नहीं मानते, दूसरा उस पर डट जाते हैं कि हमने करना है। आपके सामने है मशरकी पाकिस्तान, आपके सामने है बलोचिस्तान, आपके सामने है आजाद कश्मीर। कल परसों सुना है कि एक बरतानवी नेशनल कश्मीरी शहीद हो गया है, बरतानवी नेशनल। ये चलेंगे मुकदमे, आलमी अदालतों में मुकदमे ये चलेंगे, ये खातिर जमा रखें, ये मुकदमे चलेंगे। तो ये ब्लैकमेलिंग जारी है। सुहेल आफरीदी की रूनुमाई कराई गई है, वो सारे चैनल्स पे नजर आ रहे थे, हर तरफ सुहेल आफरीदी जो है वो छाया हुआ था। इमरान खान के खिलाफ बयानिया बनवाया जर्नैलों ने, दोस्तों को नवाजता है, फलां इसका एटीएम है, जहांगीर खान तरीन इसका एटीएम है। शबर जैदी क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि तगड़ा मुकदमा बनाया और इमरान खान के तगड़े दोस्त का। मैंने जाके सामने फाइल रख दी कि खान जी देखें। हैरान हुए इमरान खान, करीबी दोस्त। कहते हैं शबर ठीक है, बात केस ठीक है। मैंने कहा 100% कहते हैं चलो। शबर जैदी कहते हैं मेरी मौजूदगी में वो दोस्त आया, मेरी मौजूदगी में, और खान ने उसको कहा कि केस ठीक है, जो करना है कर लो, जो करना है कर लो, केस ठीक है, केस होगा। ये एम्बुलेंस की कहानी है 1948 की और ये पहुंच गई है 2026 तक। किस तरह, इसके हदायतकार एक हैं, प्रोड्यूसर एक हैं। 11 सितंबर 1948 को बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना शदीद अलील थे। उन्हें ज़ियारत से क्वेटा और फिर कराची लाया गया। कराची के माड़ीपुर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उन्हें स्ट्रेचर पर एक फौजी एम्बुलेंस में गवर्नर जनरल हाउस ले जाया जा रहा था। उनकी बहन मिस फातिमा जनाब भी उनके साथ थी।
मोहतरमा फातिमा जिन्ना, एयरपोर्ट से तकरीबन 4 मील सफर के बाद एम्बुलेंस अचानक रुक गई। डॉक्टर कर्नल इलाई बख्श की रवायत के मुताबिक ये इंजन की खराबी थी। ये गवर्नर जनरल है और बानी है, खराबी थी। जबकि मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपनी किताब माय ब्रदर में लिखा है कि उन्हें बताया गया था कि एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म हो गया है। गवर्नर जनरल का देखते आए इब्लीस की मजलिस शूरा। जी, यानी दोनों रवायात में मामूली फर्क है, मगर एम्बुलेंस का रास्ते में रुक जाना एक मुस्तनद वाकया है। वजह जो भी थी, एम्बुलेंस रुक गई। कैद आज़म इस कदर कमजोर थे कि उन्हें आम गाड़ी में मुंतकिल करना मुमकिन न था, क्योंकि स्ट्रेचर गाड़ी में नहीं समा सकता था, आम गाड़ी। जी, और वो बैठने के काबिल भी नहीं थे। जरा तसव्वुर करें, इमरान का तसव्वुर करें, उस शख्स की ज़हनी कैफियत का तसव्वुर करें जब वो बैठ भी नहीं सकता था, एम्बुलेंस खराब खड़ी थी। जी, और वो बैठने के काबिल भी नहीं थे। शदीद गर्मी में वो एम्बुलेंस के अंदर तकरीबन 1 घंटे तक दूसरी एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे। इसी दौरान डॉक्टर ने उनकी नब्ज को कमजोर और बेकायदा होते देखा। हाय हाय, रोड पे लावारिस। जी, आखिरकार दूसरी एम्बुलेंस पहुंची और उन्हें गवर्नर जनरल हाउस पहुंचाया गया। वो तकरीबन शाम 6:10 पर वहां पहुंचे, यानी हवाई अड्डे पर उतरने के तकरीबन 2 घंटे बाद माड़ीपुर से। जी, बादशाह उसी रात बानी पाकिस्तान की रूह अजल को लब्बैक कह गई। जान छूटी अयूब खान और टोले की। जी, वाकया बताने का मकसद सिर्फ ये है, एम्बुलेंस आज भी खराब है। वो 48 था, ये 2026 है। पाकिस्तान की 70% आबादी का लीडर इमरान खान आज भी बुनियादी सेहत की सहूलियात से महरूम है। ब्लड प्रेशर हाई है, अस्पताल ले जाना तो दरकिनार, बहनों से मुलाकात तक नहीं करवाई जा रही। सच ये है कि पाकिस्तान आज भी वहीं खड़ा है जहां कैद आज़म की एम्बुलेंस खराब हुई थी। उसी जगह पे खड़ा है, उसी जगह पे जहां पे एम्बुलेंस। अगर कोई और बात होती ना, जिस तरह वो जिन्ना हाउस पे कब्जा कर लिया लाहौर में, वहां पे ये यादगार बनवाते, और बनवानी चाहिए किसी को। जहां पे एम्बुलेंस खड़ी थी ना, खराब हुई थी, वहां पे यादगार बनानी चाहिए कि यहां पे खराब हुई थी, और उस वक्त फौजी क्यादत के नाम ऊपर लिखे जाएं कि कौन इंचार्ज था, वजीर आजम कौन था, वहां पे नाम लिखे होने चाहिए कि यहां पे एम्बुलेंस खराब हुई थी। वहां पे जिस तरह ये कब्जा कर लिया लाहौर में, ये कौम की इमानत है, क्योंकि कैद आज़म की प्रॉपर्टी है तो सारी कौम की प्रॉपर्टी है, बाप की जो प्रॉपर्टी है सारे पाकिस्तानियों के नाम है। लेकिन अब कोर कमांडर हाउस है, फिर जब जरूरत पड़ी तो जिन्ना हाउस निकाल लिया। बहरहाल हम चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर जो है वो ये है कि लाहौर में, अंदाजा करें आप हालात का, लाहौर में किसान इत्तेहाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। किसान इत्तेहाद, और पता क्या मुतालबा करता है? मुतालबा करता है मुख्यमंत्री के इस्तीफे का। तौबा 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 तौबा, मुख्यमंत्री, ओ खुदा ने बंदो, मुख्यमंत्री नवाज शरीफ नी कुड़ी, शमीम ढकनी नी पोतरी, उससे इस्तीफा। हालात फिर आप डॉट कनेक्टिंग कर लें कि किधर जा रहे हैं, और बस फिर क्योंकि 2.5 साल 3 साल ये एक्सपायरी डेट है, फिर खारिश, नामालूम मकामात पे खारिश शुरू हो जाती है। 78 साल तो यही कर रहे हैं, खुद बनाया, खुद इलेक्शन चोरी किया, खुद डब्बे भरे, खुद लास्टिक की शलवारें पहनाई, अब खुद फारे कर रहे। अब ये नया वजीर आजम राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं पता है आपको? राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जो मोहसिन नकवी हैं तो वो तो नून लीग के हैं। जरा बारीक वारदात समझें, नून लीग के हैं। क्यों कह रहा है? ये विज्जू, मूछों वाला विज्जू,
यानी मैं कहता हूं कि अगर मुझे चंगेज खान और राणा सनौल्ला की शक्ल में ऑप्शन दिया जाए कि तुम्हें ज्यादा नफरत किससे है, तो मैं कहूंगा राणा सनौल्ला की शक्ल से, उससे ज्यादा नफरत है। भावलपुर में एक एमएनए मरता है, चन्नन के छणकणा के पता नहीं कोई मर जाता है, बहरहाल फॉर्म 47 का था, मर जाता है। तो वहां पे बैनर्स और पोस्टर लग रहे हैं मोहसिन नकवी के, वारदात समझे। राहिल शरीफ ने आखिरी दिनों में पोस्टर लगवाए थे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, जाने की बातें जाने दो राहिल शरीफ ने, लेकिन वो फिर जाना पड़ा और वजूहात थी, क्योंकि बाजवा के साथ सेटिंग हो गई थी। पोस्टर लग गए हैं कि यहां से अब भावलपुर इसका क्या ताल्लुक, लेकिन राणा सनौल्ला ने पहले कह दिया है कि जी मोहसिन नकवी हमारा है, नून लीग का है। कब से? इसकी तो कोई जात नहीं है, ना कोई सियासी बाप है, ना कोई सियासी मां है, ये सप्लायर था मोहसिन नकवी, किसी चीज में कामयाब नहीं हुआ। इसके जो चैनल हैं वो इतने बड़े चैनल हैं, पीसीबी का क्या हाल किया। 12 जर्नैलों ने कहा कि नहीं, अभी इसके बखी उधेड़ने हैं, इस मुल्क के बखी उधेड़ने हैं। तो बहरहाल खामोशी से नए वजीर आजम का ऐलान करें, जिसको सुहेल ने वंडर बॉय कहा था, चमत्कारी लौंडा, वो मिल गया है। और वो मिला है, शुक्र है अपने घर में मिल गया, इधर उधर नहीं देखना पड़ा, मोहसिन नकवी। अब वो जो जहन्नम वासिल हुआ है, चन्नन है कि चन्नड़ है, जो भी है, उसकी सीट पे जो है वो मोहसिन नकवी आएंगे। और कौम की खिदमत पहले भी उन्होंने बहुत की, जब वो निगरान वजीर आलत थे, जब वो वजीर दाखिला हैं, जब वो चेयरमैन पीसीबी हैं, और जिसकी सोच है कि बलोचिस्तान एक एसएचओ की मार है, वो आपका वजीर आजम जो है वो बनने जा रहा है। और खामोशी से इसका ऐलान भी कर दिया गया है। हम चलते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर जो है ये इमरान रियाज ने भी कल इसकी तस्दीक की है। मैंने आपको हफ्ता पहले बताया था कि इमरान खान को ठोको, मेरे थंबनेल की सुर्खी थी, और उसके पीछे सिर्फ एक शख्स है, सिर्फ एक शख्स, और वो शख्स है नवाज शरीफ। और रास्ता कौन सा है? रास्ता है मोंढे पे या कंधे पे मफलर, मुंह में बीड़ी। उस रास्ते के जरिए से इमरान खान को मेरी जान छुड़ाओ, यानी उसको कहो ना अस्सलाम वालेकुम, वो कहता है कि इमरान खान से जान छुड़ाओ। अब आप उस लानती की उम्र चेक करें, कितनी उम्र उसकी हो गई है। उसने और 3 दफा वजीर आजम बना है, कोई 70 दफा वो वजीर आला बना है पंजाब का, लेकिन बेटी का रास्ता साफ करना चाहता है। जिस तरह मर्जी हो, वो शहबाज गिल कहते हैं ना कि नून लीग ने कुछ सामने गंवाया है, सामने वोट बैंक गंवा दिया, मोहब्बत गंवा दी, कुछ ऐसा गंवाया है जिसका पता ही नहीं है। हर किसी को पता है, पता कैसे नहीं है, हर किसी को पता है क्या गंवाया है, हर किसी को पता है। तो ये एक शख्स है जो कहता है कि इमरान खान को जो है वो ठिकाने लगाया जाए, और उसका नाम है अब्दुल्ला बिन उबई, मुनाफिकों का सरदार, जिसकी शक्ल आप देखें तो शक्ल जो है वो आपको इतनी मासूम लगेगी, और इतना आपको ये जो है ना, अब आपका जो कायद है वो कैद में है, आप कहां थे? याद करें मौला को, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद को, कि कूफा की खामोशी दिल चीर गई। जरा मुलाहिजा करें, कभी कभी तारीख अपने सामने एक ऐसा इंसान खड़ा कर देती है जिसे समझने में कौमें बरसों लगा देती हैं। जरा एक लम्हे के लिए सियासत से ऊपर उठकर सोचें, वो शख्स जिसने अपनी जवानी, अपना अरूज, अपनी शोहरत और अपनी आसाइशें इस कौम के नाम कर दी, जिसके पास दुनिया में इज्जत, दौलत और सुकून की कमी नहीं थी, मगर उसने पाकिस्तान को अपना मकसद बना लिया। 47 साल एक शख्स ने इस कौम के लिए जिद्दोजहद की, गली गली गया,
गली गली में जलसा किया, मजाक बर्दाश्त किया, ताने सुने, नाकामियां देखी, अपने करीबी लोगों को छोड़ते देखा, मगर अपने मकसद से पीछे नहीं हटा। दुनिया की तकरीबन सबसे खूबसूरत औरत अपनी बीवी जमाइमा को लंदन जाते देखा, और सिर्फ उसकी वजह सियासत थी, वरना दोनों में बहुत मोहब्बत थी। और इस मकसद का नाम था एक खुददार पाकिस्तान, एक बावकार पाकिस्तान, एक ऐसा पाकिस्तान जो किसी के सामने झुके नहीं। दुनिया के बड़े बड़े ईवानों में जब पाकिस्तान का नाम लिया गया तो उस शख्स ने पाकिस्तानियों को ये एहसास दिलाया कि हम भी एक बावकार कौम हैं। उसने हमें यह यकीन दिया कि पाकिस्तानी पासपोर्ट सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि एक आजाद और खुददार कौम की शनाख्त है। फिर वो वक्त आया जब इक्तदार खत्म हुआ, बहुत से लोग खामोश हो गए, रास्ते बदल गए, मगर वो शख्स खामोश नहीं हुआ। उसने कहा कि अगर कीमत अदा करना पड़ी तो अदा करूंगा, मगर अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटूंगा। फिर मुकदमात आए, गिरफ्तारियां हुई, तन्हाई आई, जेल की सलाखें आईं, मगर वो शख्स फिर भी नहीं झुका। जिस्म को कैद किया जा सकता है, नजरिए को नहीं। लेकिन आज सवाल इमरान खान से ज्यादा हमसे है। हम कहां खड़े हैं? क्या हमने उस शख्स की 27 साल जिद्दोजहद को सिर्फ एक वोट की पर्ची समझ लिया? पर्ची डाल आए आप संदूकड़ी में, बस। क्या हम इतनी जल्दी भूल गए कि जिन लोगों को हम आज लीडर मानकर उनके गिर्द जमा हैं, उनमें से बहुत से लोग सिर्फ इमरान खान के नाम और उसकी जिद्दोजहद की वजह से कामयाब हुए, जिन्हें अवाम ने इमरान खान समझकर वोट दिया। हम ने उन्हीं को असल कैद समझ लिया। जरा सोचें, अगर इमरान खान ने 27 साल तक जिद्दोजहद न की होती तो आज इनमें से कितने लोग असेंबलियों में बैठे होते। क़यादत कुर्सी से नहीं मिलती, क़यादत कुर्बानी से मिलती है। क़यादत मुश्किल वक्त में खड़े होने से मिलती है। क़यादत तब साबित होती है जब रास्ते बंद हों, दोस्त कम हो, मुखालिफ ताकतवर हो, जेल सामने हो, और फिर भी इंसान अपने मौकिफ से पीछे हटने से इनकार कर दे। आज हमें अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। जिस शख्स ने हमारी खातिर अपनी आजादी कुर्बान की, क्या हम उसकी आजादी के लिए अपनी चंद सातें भी नहीं दे सकते? जिसने हमारे लिए दुनिया के सामने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, क्या हम उसके लिए अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते? कौमें अपने मोहसिनों को यूं नहीं भूलती। ये वक्त सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्टें करने, तस्वीरें लगाने और नारे लगाने का नहीं। अगर हम वाकई समझते हैं कि इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की है, अगर हम वाकई उसकी कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं, तो हमें अपनी आवाज को पुरअमन, आईनी और कानूनी जद्दोजहद में बदलना होगा। अपने नुमाइंदों से सवाल करना होगा, अपने वोट की ताकत को समझना होगा, और जब अपने हक के लिए पुरअमन तौर पर निकलने का वक्त आए तो घरों में बैठकर तमाशाई नहीं बनना होगा। क्योंकि तारीख सिर्फ ये नहीं लिखती कि जुल्म किसने किया था, तारीख ये भी लिखती है कि जब जुल्म हो रहा था तो कूफा वाले कहां खड़े थे, मक्का वाले कहां खड़े थे, मदीना वाले कहां खड़े थे, बसरा वाले कहां खड़े थे। आज फैसला हमारे हाथ में है। हम एक कैदी के लिए नहीं, अपने हक और अपनी आवाज के लिए खड़े हों। हम सिर्फ एक शख्स के लिए नहीं, उस पाकिस्तान के लिए खड़े हों जिसका ख्वाब खुददारी, इंसाफ और आजादी था। कौम अपने कायद को याद करो, उसकी 27 साल जिद्दोजहद को याद करो, उसकी कुर्बानियों को याद करो, उसकी तन्हाई को याद करो, उस जेल की कोठरी को याद करो, और फिर खुद से सिर्फ एक सवाल करो, अगर वो हमारी खातिर इतना कुछ कुर्बान कर सकता है तो क्या हम उसके लिए अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते? इमरान खान की आजादी को कानून, इंसाफ और जमहूरी हक के असूलों से जोड़कर देखो, क्योंकि कौमें सिर्फ अपने हीरोज को याद करके अजीम नहीं बनती,
कौमें अपने उसूलों के लिए खड़ी होकर अजीम बनती हैं। और शायद आज तारीख हमसे यही पूछ रही है, जब तुम्हारा कायद कैद था तुम कहां थे? तुम कूफा में थे, तुम मक्का में थे, तुम बसरा में थे, अपनी लोकेशन बता दो कि तुम कहां खड़े थे। एक और खबर आपके सामने साझी करनी है। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद नईम लोधी, मैं अक्सर इनका जिक्र करता हूं, ये तारीख की राइट साइड पे खड़े हैं। ये कहते हैं कि जो मुआहदा हुआ है तुर्की का, पाकिस्तान का और सऊदीया का, तो यही इमरान खान का विजन था। इमरान खान भी यही चाहते थे। इमरान खान मलेशिया को भी शामिल करना चाहते थे। आपको अच्छी तरह याद होगा, इमरान खान मलेशिया जाना चाहते थे डॉक्टर महातिर मोहम्मद के पास, तो जर्नैलों ने मना कर दिया, सऊदीया ने इतराज किया। यही इमरान चाहते थे कि ये सारा कुछ हो जाए, लेकिन उस वक्त इनको समझ नहीं आई। जी सुहेल वलायत कहते हैं कि इमरान खान बेगुनाह है। अब बताएं, मैं चाहता हूं कि वो बाहर आए, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो निजाम को चलने दें। भाई क्यों चलने दें? क्यों चलने दें निजाम को? ये किसी के बाप का है। और राहत तंदूरी ने कहा था कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, ये किसी के बाप का मुल्क है। किसी की मां जहेज में लाई थी, किसी की मां की वो नथ उतरवाई में मिला था ये मुल्क कि वो चुप कर जाए। बहरहाल आखिरी मुद्दे पे आते हैं, फिर आप लोग शिकायत करते हैं। बख्त खान ये ऐसा किरदार है, लेकिन जाहिर है मुताला पाकिस्तान, आपको पता है मुताला पाकिस्तान में, पाकिस्तान एक जरी मुल्क है, गंदम दरामद करता है। 1857 मुस्लिम हीरो जनरल बख्त खान, इलाई बख्श गद्दार, ये तो फिर बाजवत होते ही होता है साथ, और सकूत दिल्ली। तारीख का वो गुमनाम सिपा सालार जो अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर लड़ा, उनकी दिल्ली आमद पर अंग्रेजी फौज में खलबली मच गई। बख्त खान जो अपनों की बेवफाई और गद्दारी की वजह से अंग्रेजों को तो हिंदुस्तान से न निकाल सका, लेकिन झुकने की बजाय आखिरी खून के कतरे तक लड़ा। क्या आपने कभी सोचा है कि 1857 की पहली जंग आजादी का वो कौन सा जर्नैल था जिसके दिल्ली पहुंचते ही अंग्रेज कैंप में खौफ की लहर दौड़ गई थी? जब मुगल सल्तनत अपनी आखिरी सांस ले रही थी, जब दिल्ली के गली कूचों में बेयकीनी और मायूसी की धुंध फैली हुई थी, तब रोहेल खंड की सरजमीन से एक ऐसा मुजाहिद उठा जिसने टूटती हुई सल्तनत को अपने फुलादी कंधों पर संभालने की कोशिश की। उस मर्द मुजाहिद का नाम था जनरल बख्त खान। एक सिपा सलार की नफ्सियात, शिकस्त के दहाने पर फतह का जुनून, ये उसका तरीकाकार था। इमरान खान वाला नफ्सियाती लिहाज से एक आम इंसान और एक अजीम कायद में यही फर्क होता है कि आम इंसान हालात के सामने हथियार डाल देता है, जबकि अजीम कायद हालात का रुख मोड़ने की सलाहियत रखता है। कंपैरिजन करना इमरान खान और बख्त खान का। बख्त खान को मालूम था कि अंग्रेज के पास जदीद असला है, डिसिप्लिन है और रसद के तमाम जराए मुयस्सर हैं, लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज थी जो किसी बारूद से ज्यादा ताकतवर थी, आजादी का जुनून और गैरत। जब वो बरेली से अपने 4000 मुजाहिदीन, तोप खाने और खजानों के साथ दिल्ली पहुंचे, तो उन्होंने सिर्फ फौज की क्यादत नहीं की, बल्कि दिल्ली के मुरझाए हुए शहरियों की नफ्सियात को बदल कर रख दिया। उन्होंने अफसरदगी को उम्मीद में और खौफ को शुजात में बदल दिया। खान साहब क्या कहते थे? घबराना नहीं है। दिल्ली का दिफा और सिपा सलारी का शाहकार बहादुर शाह जफर ने बख्त खान की काबिलियत और तदब्बर को देखते हुए उन्हें फर्जंदे खास और सिपा सलार आजम का खिताब दिया। बख्त खान ने दिल्ली का चार्ज संभालते ही सबसे पहले अंदरूनी बदनज़मी और लूट मार का खात्मा किया। उन्होंने फौजियों को डिसिप्लिन सिखाया, रसद का निजाम कायम किया और अंग्रेजों के खिलाफ ऐसी दिफाई हिकमत अमली मुरत्तब की कि कई महीनों तक अंग्रेज दिल्ली के बाहर मैसूर होकर रह गए। अगर आजादी की कीमत खून है तो मैं अपना खून का आखिरी कतरा भी बहाने को तैयार हूं। ये बख्त खान था। बेवफाई, गद्दारी और तारीख का अलमिया। इमरान खान। तारीख का यह सबसे दर्दनाक पहलू है कि जनरल बख्त खान को सिर्फ अंग्रेजों से नहीं बल्कि अपने ही लोगों की गद्दारी
और महल्लाती साजिशों से भी लड़ना पड़ा। अपनों की कमजोरियों और अंग्रेज के मुखबरों ने बख्त खान के मंसूबों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन उस अजीम सिपह सलार का अज़म देखिए। जब दिल्ली पर अंग्रेजों को दोबारा कब्जा हो गया और सिराजुद्दीन बहादुर शाह जफर ने तस्लीम रजा खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया, तब भी बख्त खान ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बहादुर शाह जफर से कहा, आप मेरे साथ खुले मैदान में निकले, हम अब भी अंग्रेजों को शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन जब बादशाह ने इनकार किया तो बख्त खान तन्हा अपने बचे हुए मुजाहिदीन को लेकर ओद के पहाड़ों की तरफ निकल गए और आखिरी सांस तक गोरीला जंग जारी रखी। आज हमें बख्त खान और इमरान खान से क्या सीखना है? जनरल बख्त खान सिर्फ 1857 का एक किरदार नहीं, बल्कि खुददारी, इस्तकामत और आजादी का वो निशान है जो हर दौर के नौजवान को ये दर्स देता है कि हालात चाहे कितने ही साजगार न हो, हक के लिए खड़े होना सीखो। वसाइल से ज्यादा अहमियत हौसले की होती है। शिकस्त तब नहीं होती जब आप हार जाते हैं, शिकस्त तब होती है जब आप लड़ना छोड़ देते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने इन सच्चे और गुमनाम हीरोज को याद रखें, जिन्होंने हमारी आने वाली नस्लों की आजादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। आओ अपने इस अजीम हीरो को सलाम पेश करें। आओ आज बख्त खान के साथ इमरान खान को याद करें और इमरान खान के साथ बख्त खान को याद करें। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।